हेलो दोस्तों, एपी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे जो स्टार्ट किया है हम लोग चैप्टर तत्वों के आवत वर्गीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन हम लोग बात सुन लेते हैं। तो जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। ऐसे ठग कर मत बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मेहनत करने की मज़ा भी आएगा। तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत कीजिए और अपने अपने जो लक्ष्य है, एम है, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए हम आज सेशन स्टार्ट करते हैं। तत्वों के आवत वर्गीकरण के बारे में हम लोग बहुत से वीडियो बना चुके हैं। लगभग 3 गो वीडियो हम प्रोवाइड करा दिए हैं। ये चौथा वीडियो होगा। आप लोगों के जो चैप्टर है बहुत कम है, मगर हम कम नहीं बताएंगे। हम वहाँ तक इस चैप्टर को खींचेंगे, यानी ले चलेंगे, यानी कंपटीशन लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक, कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम ले चलेंगे यहाँ कंपटीशन लेवल तक भी हम ले चलेंगे। कि एक बार अगर बढ़िया से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा तो आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यही चीज़ आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि तत्वों के आवत वर्गीकरण में डोबराइडर साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। फर्स्ट भूमिका उन्हीं की थी। तो डोबराइडर साहब आए, उन्होंने 1817 से लेकर 1829 तक प्रयास किए। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम है त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत उन्होंने दिए थे और वो ये बताए थे 3-3 पेयर करके, यानी तत्वों को 3-3 पेयर बनाना है। ऐसे करके 5 गो ट्रेड्स दिए थे, जिसमें 4 गो सफल हुआ और 1 गो असफल हुआ। तो 1 गो असफल हुआ और 4 गो सफल हुआ। तो 4 गो सफल में आप लोग एनसीईआरटी के बारे में अगर बात करते हैं कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के बारे में अगर बात करें तो आप लोग को 3 गो पढ़ना है। 3 गो कहाँ से पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, शुरू कहाँ से है, अंत कहाँ तक है। तो शुरू की अगर बात करते हैं तो लिथियम से स्टार्ट है और लिथियम से नीचे अगर आइएगा, यानी वर्ग के मतलब ग्रुप के हिसाब से, तो नीचे आइएगा तो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक पढ़ना है। ठीक, और जो 2 गो है वो कंपटीशन लेवल तक हम बताए हैं, जो वीडियो में फर्स्ट वीडियो में होगा। ठीक, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए और लाइक वगैरह, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमको भी मज़ा आए। तो उसके बाद आए न्यूलैंडस जी। न्यूलैंडस जी आए, उन्होंने एक नियम दिया था। कौन सा नियम दिए थे वो? उन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम था अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत में अगर बात करते कि अष्टक सिद्धांत होता क्या है, तो अष्टक सिद्धांत में हम बात करते तो अष्टक सिद्धांत उन्होंने गीत के साथ स्वर पर उन्होंने सजा दिया। और उनका जो सिद्धांत ये कहता है कि तत्वों को ऐसे बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, तत्वों को ऐसे बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए ताकि 8वें तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण है, जो पहले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के इक्वल हो, यानी एक समान हो, उसी के जैसा हो। यानी तत्वों को इस प्रकार सजाया जाए ताकि 8वें तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण पहले तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण के समान हो। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले के वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। इस समय रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि फिर आप भूले होंगे तो इस वीडियो में आप लोग को कवर हो जाएगा। तो इनके समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 56 को थी न्यूलैंडस जी के समय। और उन्होंने जो 56 को मतलब तत्व उनको जानकारी था, और उनके दोष के बारे में हम भी बताए हैं। तो उनके दोष के बारे में बताए थे, जो सेकेंड वीडियो में मिलेगा। तो 56 गो तत्व थी और इनका जो सिद्धांत था 20 गो तत्व तक सीमित रह गया। जो अष्टक सिद्धांत था, इनका जो नियम जो दिए थे, इन नियम का पालन 20 गो तत्व किया, बाकी तत्व जो पालन नहीं किया। अब 20 गो में तत्व में कौन कौन से थे? तो लिथियम से स्टार्ट है, कैल्शियम तक है। तो यानी शुरुआती का अगर तत्व बात करें तो हाइड्रोजन है,
और इसका 56 गो तत्व में अंत का बात करें तो थोरियम है। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो एक आवारा तत्व है, जो अगला हम वीडियो में इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो लिथियम से स्टार्ट हुआ है, कैल्शियम तक गया है। तब लिथियम से स्टार्ट हुआ जो कैल्शियम तक गया है, तब हम बात कर लेते हैं, हम कुछ उसके बारे में चर्चा कर लिया है। अब बात कर लेते हैं मेंडलीव जी के बारे में। अब दो वैज्ञानिक ने अपने अपने सिद्धांत को दिए थे, और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार मेंडलीव जी गए और उन सिद्धांत को पढ़े, समझे, और उन्होंने कहा कि आप लोगों से नहीं हुआ, चलिए हम भी कुछ प्रयास करते हैं। और उन्होंने प्रयास किया। जब प्रयास किया तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया। वैसे वो सिद्धांत क्या था, तो हम बता रहे हैं कि वो सिद्धांत था कि तत्वों को क्या उन्होंने क्या सजा था, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उन्होंने सजा दिया। तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिए। क्वेश्चन ही पूछता है कि मेंडलीव जी को आवर्त जो सारणी था वो किस पर आधारित था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है मेंडलीव जी का जो आवर्त सारणी था वो किस पर आधारित है। तो मेंडलीव जी का जो आवर्त सारणी था तो वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हम कहते हैं कि मेंडलीव जी का जो आवर्त सारणी जो आधारित था वो किस पर था, वो जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, परमाणु द्रव्यमान के हम बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग बेसिक क्लास अगर हमारा किए होंगे तो बेसिक क्लास पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक है। तो उसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग तत्वों के बारे में चर्चा किए थे कि आप लोग कम से कम 20 गो तत्व याद कर लीजिएगा, कि ताकि हम अगर वीडियो हम अगर बताएं तो वो बात आपको याद रहेगा, तो यहाँ पढ़ने और समझने में भी मजा आएगा। तो परमाणु द्रव्यमान का बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं तत्वों का, तो हम बताए थे जो सम संख्या होगा, परमाणु जो संख्या है उसमें जो सम होगा उसे क्या करेंगे, 2 से उसमें क्या करेंगे, सम के परमाणु जो संख्या है उस सम वाला संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। अगर विषम वाला जो परमाणु संख्या उसमें अगर 2 से गुना करके अगर 1 जोड़ देंगे तो उस परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। कुछ जो तत्व था अपवाद में जो नियम का पालन नहीं किया, जो 5 गो तत्व बताए थे जो नियम का पालन नहीं किया। अब बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में कुछ हम लोग जान गए। वैसे तत्व, अब मेंडलीव जी के अगर जो डिफिनीशन है, वैसे तत्व जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, क्या होते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव जी के समय जो तत्व की जो जानकारी थी वो 63 गो थी। कितना थी, 63 गो। अब उनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। अब उनका जो जन्म के बारे में बात करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, मेंडलीव जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी को और 1834 में। और निधन का बात करते हैं कि मेंडलीव जी का निधन कब हुआ, यानी मृत्यु, तो 1907 में हुआ था। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1865 में पीएचडी कर लिए थे। क्या किए थे, पीएचडी कर लिए थे। और उनका निवास का बात करते हैं तो निवास उनका था जर्मन में, पता शायद मिस्टेक कर गए हैं निवास। तो उनका हम बात कर लेते हैं, उनके परिवार में जो सब लोग क्या होते, शिक्षित थे। उनके माँ भी जो थी, जो फिजिक्स जो था उनका ऑनर्स पेपर था, फिजिक्स में भी ऑनर्स की थी, और वो एक किसी अच्छे पोस्ट पर कार्यरत थी। और हम चलिए अब उनके बारे में तो बहुत कुछ जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उनके दोष और इनकी उपलब्धियां के बारे में कि मेंडलीव जी का जो आवर्त सारणी जो दिया गया था वो गलती कहाँ किए थे, यानी दोष कहाँ था। और उनका जो मेंडलीव जी का जो आवर्त सारणी दिए, वो आवर्त सारणी लेकर हमको क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या हमको जानकारी मिली, तो उसके बारे में हम लोग इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि उससे हमको पढ़ने से आवर्त सारणी के, मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिली, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
अब बात करते हैं, फर्स्ट में लिखा होगा मेड्रिक की आवर्त सारणी में उपयोगिता। मेड्रिक की आवर्त सारणी में उपयोगिता, उपयोगिता यानी गुण। जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या क्या गुण था। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो 1 नंबर में लिखेंगे तो नियमित सुविधा में, मैंने नियमित अध्ययन में सुविधा। जो हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि तत्व को भौतिक और रासायनिक गुण पर सजाया गया, और इसमें जो तत्व जो सजाया गया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया। तो नियमित ये हुआ कि उन्होंने जो आवर्त और वर्ग का भी जानकारी दे दिया था। क्या आवर्त और वर्ग के बारे में उन्होंने जानकारी अपने मेड्रिक के आवर्त सारणी में दे दिए थे। जो दे दिए थे तो उसमें 7 गो जो बताए थे वो आवर्त बताए थे और 8 गो ग्रुप बताए थे। ठीक, उससे ये सुविधा हुआ कि अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो एक ग्रुप को अगर हम किसी एलिमेंट के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो नीचे वाला जितना भी एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन अच्छे से हो जाएगा। एक अगर तत्व के बारे में हम लोग ग्रुप, जैसे इसको हम नीचे वाला देखिए, इसको हम बोलते हैं ऐसे ऐसे करके होता है ग्रुप, ऐसे वैसे क्या होता है इसको पीरियड बोलते हैं, और इसको नीचे वाले को ग्रुप बोलते हैं। यानी इसको बोलिए खड़ी और इसको बोलिए पड़ी। ठीक, तो इसमें जो तत्व अगर रखा जाएगा फर्स्ट ग्रुप में, कोई भी अगर मान लीजिए हम ए रखते हैं, अगर तत्व रखेंगे तो अगर ए तत्व रखेंगे इस ग्रुप में, पहले वाले ग्रुप में, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो है भौतिक और रासायनिक गुण पालन करता है, और इसकी संयोजकता कुछ भी हो, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, अगर ये इसका संयोजकता 4 है तो एक ग्रुप में जितना भी अगर तत्व नीचे वाला तक हम लोग देखेंगे, इसमें मान लीजिए बी हो गया, सी हो गया, तो ये भी क्या होगा, बी और सी तत्व है, ये क्या करेगा, इसी नियम का पालन करेगा, जिससे हमको पढ़ने में बहुत सी सुविधा उपलब्ध हो गई। तो चलिए हम बात कर लिए इसके बारे में, नियमित अध्ययन में सुविधा हुआ। ठीक, इनके आवर्त सारणी से हमको नियमित अध्ययन करने में सुविधा हुआ। नहीं तो पहले जो तत्व थे इधर उधर भी मैंने खड़े हुए, इधर उधर जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था, अब उन्होंने एकत्र कर दिया और अपने नियम के अनुसार सजा दिए। अब बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान में सुधार। अब हम पिछले के वीडियो को अगर मतलब हम पीछे के सेशन को लेकर अगर बात करते हैं तो हम डोबराइडो साहब जी ने केवल भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों को त्रिक सिद्धांत उन्होंने दिया था, तत्वों को बताया, और नीलकंठ जी ने अष्टक सिद्धांत को उन्होंने बताया। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने कोई सी भी मतलब कोई चर्चा नहीं है, चाहे कोई चर्चा नहीं की है। अब हम परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो सजाए उसमें क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार में क्या हुआ, सुधार हो गया। क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो हमको भी तत्वों की भी जानकारी हो गई और परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम लोग की भी जानकारी हो गई इस मेड्रिक के आवर्त सारणी के माध्यम से। बात कर रहे थे तत्वों की संयोजकता। तत्वों की जो संयोजकता की बात करते हैं तो अभी हम बताए हैं ए का अगर संयोजकता अगर 1 होगा तो नीचे ए बी सी डी, नीचे जितना भी एक ग्रुप में जो जितना तत्व होगा उसका भी संयोजकता 1 होगा। ठीक, कितना संयोजकता होगा, 1 होगा। अब बात करें तो नए तत्वों का पूर्वानुमान। हाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एगो बनता है, सब्जेक्टिव बन जाता है और ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल रखे होंगे तो भी अच्छा बात है, और नहीं तो किताब में अगर दिया हो तो किताब का पीरियोडिक टेबल निकाल के आप लोग देखिएगा। जो तत्व और मतलब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो मेड्रिक जी जो तत्व के बारे में जानकारी दिए और आवर्त सारणी बनाए, उसमें बहुत से खाली स्थान छोड़ दिए थे। क्या किए थे, छोड़ दिए थे। छोड़ देने का मतलब कहाँ छोड़े थे, इसका रीजन हम इसमें चर्चा कर लेते, कहाँ छोड़े थे। तो उन्होंने खाली स्थान इसलिए छोड़ दिए थे कि ताकि आने वाले भविष्य में अगर तत्व अगर खोजा जाएगा, अगर तत्व जो खोजा जाएगा उसको क्या करेगा, उस तत्व को खाली स्थान में क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा।
क्या किया जाएगा, भर दिया जाएगा। ठीक, उस खाली स्थान को क्या किया जाएगा, जो तत्व वर्तमान में मैंने खोजा जाएगा उसको क्या किया जाएगा, भर दिया जाएगा। उसी के अनुसार उन्होंने पूर्व अनुमान लगाया कि नए तत्व जो हुआ होगा, मतलब नए तत्व जो खोजा जाएगा उसको क्या किया उन्होंने, खाली स्थान में रख दिए कि जो नया तत्व वर्तमान में अगर भविष्य में अगर खोजा जाएगा तो उस तत्व को क्या करेंगे, ये खाली स्थान में शिफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे, भर देंगे। उन्होंने ये बात दिया। अगर देखिए सब्जेक्टिव में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, मेटलिव की जो आवास सारणी थी उसमें जो खाली स्थान क्यों छोड़ा गया। देखिए ध्यान दीजिए, उन्होंने क्वेश्चन यही पूछता है कि ये मेटलिव की जो आवास सारणी थी उसमें जो मेटलिव जी खाली स्थान क्यों छोड़े थे। तो मेटलिव जी खाली स्थान इसलिए छोड़े थे, उनका जो पूर्व अनुमान था, उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा और बोला कि भविष्य में अगर तत्व खोजा जाएगा, जो भी तत्व खोजा जाएगा उस तत्व को खाली स्थान में क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। उनका यह अनुमान था। ठीक, अब हम इसके बारे में मेटलिव के आवास सारणी में उपयोगिता और तथा यानी गुण के बारे में हम लोग जान गए, जो उन्होंने आवास सारणी में क्या क्या गुण दिए। अब इनको मतलब जो आवास सारणी के बारे के गुण में हम लोग चर्चा कर लिए गुण के। अब इनका जो ये भी बनाया तो उतना संतुष्ट आदमी आदमी सही उतना नहीं हो पाया। अब देखिए, अब मेटलिव के जो गुण के बारे में, आवास सारणी के गुण के बारे में हम लोग जान गए। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का हाँ, मेटलिव के आवास सारणी में दोष। अब इन्होंने गलती कहाँ कहाँ किए थे आवास सारणी में, यानी गलती कहाँ किए थे, इससे भी इसके बाद भी कोई वैज्ञानिक आया होगा तब ने इनका कुछ गलती निकाला होगा जी। हाँ, अगर कोई वैज्ञानिक आया होगा इनसे सीनियर, इनसे ज़्यादा जानकार, तब नहीं उन्होंने इनके आवास सारणी में गलती खोजा। अगर वो नहीं आते तो गलती नहीं खोजते। अब देखिए हम बात कर लेते हैं उनका गलती कहाँ था, यानी दोष कहाँ था। दोष बड़ी पूछता है कि मेटलिव के आवास सारणी में दोष की चर्चा कीजिए। मेटलिव की आवास सारणी में क्या क्या दोष थी, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं और ये अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। क्या आप लोग यहाँ देखिए बोर्ड पर। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान। अब जो अनिश्चित स्थान का मतलब कि कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित स्थान का मतलब कोई निश्चित नहीं। कोई निश्चित नहीं का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने कोई स्थान नहीं इसके लिए दिया कि कब क्या कर सकता हाइड्रोजन। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का निश्चित स्थान कोई नहीं था, उन्होंने कोई स्थान निश्चित नहीं किए। कारण था हाइड्रोजन जो था, जब पहले ग्रुप में जाता था तो पहले ग्रुप में जैसे भौतिक और रासायनिक गुण पालन करता है वैसे तो इसमें भी करता था। और कभी कभी इसका जो गुण 7वें ग्रुप यानी 17वां ग्रुप में, आगे हम बताएंगे, कभी कभी जो 17वां ग्रुप में क्या हो जाता था, क्या हो जाता, 17वां ग्रुप पर दिखाने लगता था। जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मोसले के जब आवास सारणी पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे आखिर क्या हुआ। ठीक, अब बात करें तो समस्थानी का कोई स्थान नहीं था। अब देखिए उन्होंने तो आवर्त सारणी बनाई, आवर्त दिए और पीरियड दिए, मगर समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिए। उन्होंने नहीं दिए। कौन नहीं दिए थे? मेटलिव जी। तो उन्होंने समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिए थे। तब वो बात कर लेते आखिर समस्थानिक होता क्या है, यहाँ चर्चा करेंगे हम। आखिर समस्थानिक होता क्या है, समस्थानिक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक के माध्यम से हम अपने देहाती भाषा में बता देते हैं कुछ। अब बात कर लेते हैं समस्थानिक। अब बात करते हैं जिनका जो परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या क्या हो? वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक बोलते हैं। उसे इंग्लिश में अगर बात करें तो उसे आइसोटॉप्स बोलते हैं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, वैसे जो तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो और जिनकी जो परमाणु द्रव्यमान का हो अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब बात कर लेते कि कौन कौन से जो तत्व जो समस्थानिक थे। अब हाइड्रोजन है, कार्बन भी है, जो समस्थानिक है। अब समस्थानिक के देखिए, अब हाइड्रोजन जो 3 पार्ट में है, हाइड्रोजन कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में है। तो पहले वाला जो, अब हम बात किए तो पहले समान यानी बराबर क्या होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान अगर बात करते हैं तो किसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं और किसको परमाणु संख्या बोलते हैं। इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा किए थे, मगर इसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये हुआ x, ये हुआ a, ये हुआ b। बी वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। नीचे वाला जो है ये हो जाएगा परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। नीचे वाला है वो परमाणु संख्या है और जो ऊपर वाला है वो परमाणु द्रव्यमान है। अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या जान चुके हैं। और बीच जो एक से हम दिए हैं ये क्या है, एलिमेंट है, यानी तत्व है। क्या है, तत्व है। तो हम लोग जान चुके हैं कि किसको हम द्रव्यमान बोलते हैं और किसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं। तो परमाणु संख्या जैसी अब हम डिफिनीशन के अनुसार चर्चा करते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान हो। हेलो, यहाँ देखो, यहाँ जिसका परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, का हो, समान हो, और जिसका जो परमाणु द्रव्यमान का हो अलग अलग हो, उसको हम परमाणु यानी समस्थानिक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ तत्व में हाइड्रोजन का बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। और कार्बन का बात करते हैं शायद तो कार्बन का भी 2 समस्थानिक होता है। अगर एलिमेंट पूरा ओवरऑल मतलब पीरियोडिक टेबल का अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक समस्थानिक दर्शाने वाला जो तत्व है वो पोलोनियम है। क्या है, पोलोनियम है। उस 27 को समस्थानिक तत्व जो दर्शाता है। तो ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ देगा कि जो ओवरऑल यानी पूरे तत्व में सबसे अधिक जो समस्थानिक कौन सा तत्व है जो दर्शाता है। तब हम बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो आइए हम सबसे बात कर लेते हैं। नीचे वाला को हम क्या बोले हैं, परमाणु संख्या बोले हैं, परमाणु संख्या बोले हैं। और ऊपर वाला को क्या बोले हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, यानी इसका परमाणु जो संख्या है समान है। क्या है, समान है। और ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला का मतलब देखिए ये इसका परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब एक वाले जो द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोट्रियम बोलते हैं। और जो द्रव्यमान संख्या 2 दिखा रहा है इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। और जो परमाणु संख्या 3 दिखा रहा है इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ठीक, अब हम इसको बारे में बहुत चर्चा कर लिया है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस सब सारी बातें समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तब हम आपके और सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में हमको अगले पढ़ना है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो मोस्ले के बारे में चर्चा करेंगे। जो मोस्ले के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मोस्ले जी आए तो वो क्या क्या दिए, वो आवर्त सारणी के उपलब्धि के बारे में क्या क्या बताए, उन्होंने और से क्या क्या मतलब चेंज किए इसमें।
तो मोस्टली के चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। अब हम आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आखिर सर दिखाइए हमको कि जो खाली स्थान कहाँ कहाँ जो छोड़ा गया था मेंडलीव सारणी में, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो खाली स्थान छोड़ा गया था तो हम उसको दिखा देते हैं किताब के माध्यम से। ये देखिए, अगर आप लोगों को नज़र आता होगा इस किताब के बारे में तो देखिए इस किताब के बारे में इन्हीं का यह मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, यही है मेंडलीव का जो आवर्त सारणी। ये कहाँ कहाँ देखिए, जितना जो व्हाट दिख रहा है ना, जितना व्हाट दिख रहा है, ये सब खाली स्थान छोड़ा गया था। काय के लिए छोड़ा गया था कि भविष्य में अगर तत्व की जो खोज होगी, भविष्य में अगर तत्व की जो खोज होगी तो उसको क्या किया जाएगा, इस खाली स्थान को क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। अब इसके दोष में हम लोग एक और बात चर्चा कर लेते हैं। हाँ, परमाणु द्रव्यमान कौन सा, इसके बारे में तो हम लोग शायद चर्चा कर लिए हैं। हाँ न, अभी बाकी है। हाँ, तब हम समस्थानिक के बारे में आप लोग को बता रहे थे। तो अब उसके बाद आइए हम तीसरे नंबर पर चर्चा कर रहे हैं। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखा गया। ये क्या लिखा है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखा गया। जिनका जो समान गुण था, उनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या था, समान था, उसको एक ग्रुप में रखना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो उन्होंने क्या किए, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग क्या किए, अलग अलग समूह में रख दिए। बाकी नियम ये उन्होंने दिए कि समान गुण वाले तत्वों के एक वर्ग में रखा जाएगा। जैसे कॉपर है, अगर कॉपर का बात करते हैं तो कॉपर का जो ग्रुप है, ग्रुप जो अगर बात करते हैं, यहाँ हम समझा देते हैं। अगर कॉपर का बात करते हैं तो ग्रुप संख्या बी के 1 में है कॉपर। इनके जो पीरियोडिक टेबल में कॉपर जो है बी के 1 में है। क्या हुआ, ग्रुप नंबर बी के 1 में है कॉपर। जो हीलियम है उस मतलब HgO मरकरी है जो बी के 2 में है। और उन्होंने बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाएंगे, सबको क्या करेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सजाएंगे, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया। ठीक, अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान में अतिक्रमण, यानी परमाणु द्रव्यमान का पालन नहीं करना। तो कौन कौन जो तत्व थे जो परमाणु द्रव्यमान का पालन नहीं किए थे। पालन का मतलब क्या किया, जो इन्होंने जो नियम दिया था परमाणु द्रव्यमान कि जो तत्वों को क्या करेंगे, हम परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाएंगे। तो परमाणु जो द्रव्यमान दिए थे उन नियम का उस तत्व पालन नहीं किया। क्या हुआ, उन नियम का क्या किया, उल्लंघन किया। कौन थे, कोबाल्ट, चल ना यार, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। इसका जो होता है 58.9, इसका होता है 58.7। यानी द्रव्यमान के अनुसार अगर बात किया जाए तो निकेल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो उन्होंने सजाए ना, जो आवर्त सारणी में उन्होंने सजाए तो गड़बड़ कर दिए। पहले ही क्या किए थे, मतलब कोबाल्ट को रख दिया, ठीक, और बाद में क्या किए, निकेल को रखे। तो क्या करें, वैसे जो कुछ तत्व है, 3-4 और तत्व है जो ही परमाणु द्रव्यमान के नियम का क्या किया, पालन नहीं किया। तो ओवरऑल इसके बारे में हम लोग जानकारी कर चुके हैं। अब थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि ये आखिर बहुत लोग का कंफ्यूज होता है कि आवर्त और पीरियड। देखिए, आवर्त और पीरियड के बारे में हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड यानी आवर्त। इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त। और इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ग्रुप, वर्ग बोलते हैं, या इसको समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं।
ठीक। अब इसके बारे में हम लोग शायद जान चुके हैं कि किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो इन पीरियड की जो आवत की जो संख्या थी वो 7 गो थी और ग्रुप की जो संख्या थी 8 गो थी। ग्रुप यानी ऐसे ऐसे करके 8 लाइन ड्रॉ किए थे, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ था 7 गो हुआ था। ठीक, तब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सब बात समझ में आ गई हुई, और आ गई हुई तो रहुआ सब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करम जा, उस कमेंट को हम पढ़ते हैं और आप लोग को जो समस्या होगा उसका हम समाधान करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं। अगर देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक वगैरह कीजिएगा, तो आप लोग का लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, तो और अच्छे से और मज़ा आता है क्लास आपको कराने में। तो आप लोग लाइक वगैरह सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।